इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब अच्छे होंगे, यही आशा करती हूँ। हम चैप्टर नंबर फर्स्ट कर रहे थे व्यष्टि अर्थशास्त्र का, जिसका आज लास्ट पार्ट करेंगे हम, जिससे अब सब जो पूरा रिवीजन हो जाएगा एक साथ। तो कल हमने जो पढ़ा था, हमने अर्थव्यवस्था पढ़ा था, अर्थव्यवस्था के प्रकार पढ़ा थे, उत्पादन का साधन किसे कहते हैं, उत्पादन के साधन कितने होते हैं और हर को क्या क्या पारिश्रमिक मिलता है, ये सब कल हमने पढ़ा था। साथ के साथ हमने आर्थिक समस्या, उसका डेफिनेशन, उसके कारण और कितने प्रकार की होती है, उनका निवारण कैसे होता है अर्थव्यवस्था में, वो सब हमने कल कवर अप किया था। आज हम पढ़ेंगे उत्पादन संभावना वक्र। उत्पादन संभावना वक्र, जिसे हम इंग्लिश में प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कहते हैं, पीपीसी कहते हैं। ठीक है, उत्पादन संभावना वक्र, जैसे आपको नाम से पता चल रहा है, हमें रटना नहीं है, आपको मैं हर बार यही कहती हूँ। जैसे हमें नाम से पता चल रहा है, उत्पादन संभावना मतलब कितनी वस्तुएं व्यष्टि पढ़ते हैं तो हमेशा दो वस्तुएं होती है, दो वस्तुओं की अलग अलग संभावनाएं बताएगा जो उत्पादित करनी है अपने दिए गए ज्ञान, संसाधन और तकनीक के द्वारा, उसे हम उत्पादन संभावना वक्र कहते हैं। तो सिंपल से अपने को क्या क्या याद रखना है, हमें कीवर्ड से याद रखना है। सबसे पहले दो वस्तुएं हैं, उनकी उत्पादित संभावनाएं हैं, और वो उत्पादन कैसे होगा, जब हमारे पास संसाधन होंगे, उसके अलावा हमारे पास ज्ञान होगा और तकनीक होगी। जब हम इन सभी को जोड़ देंगे तो हमें क्या शब्द मिलेगा, उत्पादन संभावना वक्र मिलेगा। तो अब आप डेफिनेशन बना सकते हैं कि उत्पादन संभावना वक्र एक ऐसा वक्र होता है जो दो वस्तुओं को, विभिन्न विभिन्न वस्तुओं की उत्पादन की संभावनाओं को, बिंदुओं को दर्शाता है, जो दी गए संसाधन, ज्ञान और तकनीक के द्वारा उत्पादित की जाएंगी। ठीक है, तो ये हुआ उत्पादन संभावना वक्र, या की जाती हैं। आप लिख सकते हैं कि उत्पादन की संभावनाएं दर्शाता है, वो भी सिर्फ दो वस्तुओं की, क्योंकि हम व्यष्टि पढ़ रहे हैं। और सबसे पहले हमें अगर कोई उत्पादन करना है तो हमारे पास संसाधन होना चाहिए, संसाधन के साथ हमें ज्ञान होना चाहिए, और ज्ञान के साथ हमारे पास तकनीक होनी चाहिए। तो आप ये तीन कीवर्ड्स याद रख लीजिए कि दो वस्तुएं हैं, दो वस्तुओं में उत्पादन की संभावनाएं दर्शा रहा है, और कैसे उत्पादित होंगी, दी गए संसाधन, ज्ञान और तकनीक के द्वारा, उसे हम उत्पादन संभावना वक्र कहते हैं। ये वक्र जो होता है, ये वक्र हमेशा मतलब जो आपका वक्र बनेगा, ये वक्र हमेशा कैसा होता है, ये वक्र आपका, इसको हम दूसरा नाम देते हैं रूपांतरित वक्र, और ये हमेशा कैसा होता है, ऊर्ध्वाधर होता है। देखिए ये है, इस वक्र को उत्पादन संभावना वक्र कहते हैं, ए और बी। अब यहाँ मैंने दो वस्तुएं ली, एक लिया अनाज और यहाँ लिया मैंने हथियार। अब मैं एक वस्तु को, जैसे अगर मैं हथियार 40 बना रही हूँ तो मैं अनाज से उत्पादन 10 का ही करूँगी। अगर मैंने हथियार का उत्पादन 30 कर दिया, 10 कम कर दिए, तो यहाँ मैं अनाज का उत्पादन 20 कर दूँगी। तो जैसे जैसे वस्तुओं को, एक वस्तु की अतिरिक्त इकाई को उत्पादित करने के लिए मैं दूसरी वस्तु की इकाइयों का क्या करूँगी, त्याग करूँगी। तो वो इसमें दर्शाते हैं। अब इसका एक्सप्लेनेशन करना है, इसकी व्याख्या कैसे करें। तो सबसे पहले आप लिखिए कि ओ एक्स पे हमने क्या लिया, ओ एक्स पे हमने अनाज लिया और ओ वाई पे हमने हथियार लिए। ए भी हमारा उत्पादन संभावना वक्र है। और फिर आप अलग अलग बिंदुओं का प्रयोग करें, ए बी, जैसे यहाँ पे मेरे पास, मैं आपको वैसे बता पा रही हूँ ए बी सी, इसमें आगे आपको दिखा दूँगी मैं डायग्राम, उसमें आप टेंशन मत लीजिए, पर अभी जो मैं समझा रही हूँ आप उससे ध्यान दीजिए। अब मैंने 3 पॉइंट्स बनाए। ए पॉइंट पे क्या हुआ, मैं 40 हथियार बना रही हूँ और 10 अनाज बना रही हूँ। बी पॉइंट पे 30 हथियार बना रही हूँ और 20 अनाज बना रही हूँ। और सी पॉइंट पे 20 हथियार और 10 अनाज, 20 हथियार और 30 अनाज बना रही हूँ। तो इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे मैंने हथियारों की जब मैं ऊपर से नीचे की तरफ आ रही हूँ, तो हथियार जो है उनको तो कम कर रही हूँ, उनकी इकाइयाँ उत्पादन, और अनाज का उत्पादन बढ़ा रही हूँ। और अगर मैं ऊपर जाऊँ, सी से ए पे जाऊँगी, तो क्या कर रही हूँ, मैं जो अनाज है उसका उत्पादन कम कर रही हूँ, हथियारों का उत्पादन बढ़ा रही हूँ। तो अर्थव्यवस्था में दो सिचुएशंस हैं। पहली सिचुएशन है कि लड़ाई की स्थिति है, युद्ध की स्थिति है। तो युद्ध की स्थिति में आप हथियारों का ज़्यादा उत्पादन करेंगे और अनाज का उत्पादन कम करेंगे। और अगर शांति भरी स्थिति है या सामान्य स्थिति है, कोई युद्ध नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो हम हथियारों का उत्पादन कम करेंगे और अनाज का उत्पादन ज़्यादा करेंगे। तो ये जो वक्र है जो दर्शा रहा है, ये अलग अलग बिंदु दर्शा रहा है। जैसे 40 हथियार है, 10 अनाज है, अलग अलग उत्पादन संभावनाएं हैं जो दी गए साधन से
और हम ज्ञान और तकनीक से उत्पादित कर रहे हैं। इसे हम क्या कहते हैं, उत्पादन संभावना वक्र कहते हैं। ये कैसा दिखता है, ये हमेशा नतोदर होता है, नतोदर, या आप उसको कहेंगे कॉनकेव। ये क्या है, कॉनकेव। देखिए कॉनकेव कैसे याद करना है, केव जैसा दिख रहा है ना, गुफा जैसा, इसलिए क्या कहलाएगा, कॉनकेव। या फिर हम इसको क्या कहेंगे, नतोदर, नतोदर कहते हैं। या ऊपर से नीचे की तरफ झुकता हुआ कह सकते हैं। और इसका दूसरा नाम क्या है, इसका दूसरा नाम रूपांतरण वक्र है। रूपांतरण वक्र क्यों, क्योंकि संसाधनों का प्रयोग करके आप हथियार का कुछ पार्ट हटाकर, त्याग कर आप अनाज को उत्पादित कर रहे हो, तो हथियार की जगह अनाज बना रहे हो। तो क्या है, जो संसाधन है उसको अलग अलग प्रकार में प्रयोग करके अलग अलग वस्तुओं का उत्पादन हम करें, इसलिए इसे और क्या नाम दिया गया, रूपांतरण वक्र भी इसका नाम रखा गया है। अब ये जो आपको ABC दिख रहे हैं, ये क्या है, ये सेट्स हैं, ये बजट सेट्स हैं जो दर्शा रहे हैं कि अलग अलग कौन से जो वस्तुएं हैं वो दिए गए साधन में कौन सी दो वस्तुएं अलग अलग उत्पादन हो सकती हैं। तो इससे हम क्या कहते हैं, उत्पादन संभावना वक्र कहते हैं। अब इसमें हमें एक चीज़ और पड़ी, मैंने आपको बताया कि एक वस्तु की अतिरिक्त इकाई प्राप्त करने के लिए दूसरी वस्तुओं का क्या कर रहे हैं, त्याग कर रहे हैं। तो इसको क्या कहते हैं, इससे अवसर लागत कहते हैं। अवसर लागत का मतलब क्या होता है कि क्या कर रहा है वो, कि हथियार है उसका उत्पादन कम करके अनाज उत्पादन ज़्यादा कर रहा है, तो हथियारों को मौका कम मिल रहा है और अनाज को मौका ज़्यादा मिल रहा है। अवसर का मतलब मौका होता है, अपॉर्चुनिटी होती है, तो इसलिए इसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी कहते हैं। तो इस अवसर लागत क्या होती है, जब हम किसी एक वस्तु की अतिरिक्त इकाई प्राप्त करने के लिए दूसरी वस्तु की इकाइयों का क्या करते हैं, त्याग करते हैं, उसे हम अवसर लागत कहते हैं। अब इस चैप्टर में कुछ अलग अलग पॉइंट्स हैं जो हमें पढ़ने हैं। जैसे सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ और रिवाइज भी कराती हूँ साथ के साथ, कि सबसे पहले आता है, देखिए इसमें आती है, एक है सकारात्मक और एक वर्ड है आदर्शात्मक। ये पूछे जाते हैं सब, एक एक 1-1 मार्क में, एक एक नंबर में सब पूछे जाते हैं। सकारात्मक का मतलब होता है जब हम वर्तमान स्थिति को या क्या है को अध्ययन करते हैं, उसे हम सकारात्मक कहते हैं। और आदर्शात्मक में जब हम तथ्यों से अध्ययन करते हैं या क्या होना चाहिए का अध्ययन करते हैं, उसे हम आदर्शात्मक करते हैं। तो सकारात्मक का जो संबंध है वो क्या है से संबंधित है, वर्तमान स्थितियों से संबंधित है। जैसे निर्धनता क्या है, बेरोजगारी क्या होती है, क्या है, ठीक है। और आदर्शात्मक में क्या होगा, आदर्शात्मक जो है वो संबंधित है भविष्य से या क्या होना चाहिए। जैसे निर्धनता है तो निर्धनता के दूर करने के उपाय क्या होने चाहिए, क्या पॉलिसीज़ होनी चाहिए। तो जहाँ चाहिए शब्द आएगा वहाँ आदर्शात्मक और तथ्य आएंगे, और जहाँ क्या है एक्चुअल पोजीशन पूछी जाएगी वहाँ सकारात्मक या क्या है या वर्तमान स्थिति आएगी। फिर हमने नेक्स्ट हमारा आता है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो है वो आएगा आपका जो शब्द है, इसे हम कहते हैं आगमन और निगमन। आगमन और निगमन विधि। आगमन विधि क्या होती है, आगमन से आप देख रहे हैं, याद करने का तरीका है। आगमन विधि जिसमें आंकड़ों का प्रयोग किया जाता है, अध्ययन करने के लिए आंकड़ों का प्रयोग करते हैं, उसे हम कहते हैं आगमन विधि। और निगमन मतलब जिसमें हम नीति या फिर तथ्यों का प्रयोग करते हैं, उसे हम कहते हैं निगमन विधि। आंकड़ों का प्रयोग नहीं होता, किसका होता है, तथ्यों का होता है ना। वो जैसे हम कहते हैं ना जजमेंट का काम करना, तो वो किस में आएगा, निगमन में आएगा। तो निगमन में आंकड़े नहीं आते, निगमन में तथ्यों से अध्ययन किया जाता है, और आगमन में आंकड़ों से अध्ययन किया जाता है। एक शब्द आता है आपके, जिसे हम कहते हैं, एक मिनट, जिसे हम कहते हैं आंशिक और सामान्य। अब ये सब क्या है, आंशिक मतलब क्या होता है, पार्शियल। आंशिक का मतलब होता है एक चर का ही अध्ययन कर रहे हैं, बाकी सभी चरों को स्थिर मान लिया, वो होता है आंशिक। और जिसमें सभी चरों को एक ही अवस्था में अध्ययन कर रहे हैं, तो वो हो गया सामान्य। तो आंशिक का मतलब एक चर का अध्ययन हो रहा है, बाकी सभी को स्थिर माना जा रहा है, और सामान्य में सभी का अध्ययन हो रहा है और किसी भी चर को स्थिर माना नहीं गया है, वो सामान्य होता है। आई होप आपको आज का लेसन समझ में आया होगा। देखिए आज हमने क्या क्या पढ़ा, उत्पादन संभावना वक्र क्या होता है, किसे कहते हैं, उत्पादन संभावना वक्र का डायग्राम पढ़ा, उत्पादन संभावना वक्र की विशेषता पढ़ी, उसका दूसरा नाम पढ़ा और उसकी व्याख्या करना सीखा।
ऐसे ही जैसे मैंने अभी आपको व्याख्या करना सिखाया वैसे आपको हर की व्याख्या करनी है, आपको आनी चाहिए। आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ खुद डायग्राम याद कर लो, डायग्राम आप बनाने की प्रैक्टिस कर लो। डायग्राम बनाने से ही आपकी व्याख्या अपने आप ही आप इजीली कर पाओगे, आपको रटना नहीं पड़ेगा। फिर हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा सकारात्मक और आदर्शात्मक अर्थशास्त्र, आंशिक और सामान्य संतुलन के बारे में पढ़ा है हमने, ठीक है। और आगमन और निगमन विधि के बारे में पढ़ा है। एक और होती है समय के आधार पर जब हम दो चरों के बीच में तुलना करते हैं, उस आधार पर होती है स्टैटिक, तुलनात्मक और प्रायोगिक। स्टैटिक का मतलब होता है जिसमें हम मानते हैं कि जो चर है उसके ऊपर समय का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, वो स्टैटिक है, मतलब स्थिर है। समय में चाहे कुछ भी बदलाव आए लेकिन उस चर के ऊपर कोई बदलाव नहीं आया, तो वो उसके ऊपर कोई प्रभावित नहीं कर पाया, तो वो स्टैटिक कहलाता है। जब हम पढ़ें कि समय के अनुसार वो चर बदल रहा है, तो वो हो गया आपका प्रायोगिक। और जब हम पढ़ें कि पहले एक चर कैसा था और दूसरा अब चर कैसा है, तो दोनों के बीच में तुलना की, तो वो कहलाता है तुलनात्मक। जैसे मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल से समझाती हूँ। जब है ना कि कोई ऐसी सिचुएशन है इसमें बच्चे को समझाया जा रहा है, कहा जा रहा है, बताया जा रहा है, लेकिन उस बच्चे के ऊपर कोई असर नहीं हो रहा, तो वो स्टैटिक है कि समय बदल रहा है, पूरा कोर्स कंप्लीट होने के बाद गया, लेकिन बच्चा जैसे फर्स्ट क्लास में था वैसे ही अब नेक्स्ट क्लास में भी हो गया, तो वो है स्टैटिक। लेकिन जैसे उस बच्चे ने समझना शुरू किया कि नहीं ये सब्जेक्ट तो मैं पढ़ सकता हूँ, अच्छे से कर सकता हूँ, जैसे आप लोग सोचते हैं हमेशा कर सकता हूँ और कर लूँगा, तो अब क्या होगा कि अब आप है ना इजीली है ना कर पाओगे और उसको मतलब समय के अनुसार पढ़ लोगे। और स्टैटिक और तुलनात्मक में क्या होगा, तुलनात्मक में आप है ना तुलना कर पाओगे दोनों चरों के बीच में समय के अनुसार, ठीक है। तो उसके अलावा ये आपको मैंने बताया, तो जिसमें चर पे समय का कोई अभाव नहीं पड़ा वो स्टैटिक हुआ, जिस पर अभाव पड़ा प्रभाव पड़ा तो वो हुआ प्रायोगिक। और जिसमें अफेक्ट दोनों के बीच में कि पहले क्या हुआ था और अब क्या हुआ, तो उस बीच में जो तुलना हुई वो हुआ तुलनात्मक। आई होप ये चैप्टर मैंने कंप्लीट कर दिया। ये चैप्टर आई होप आपको समझ में आया होगा। मैंने हर छोटी चीज़ समझा दी जो 1 मार्क्स में। इस चैप्टर में 1 मार्क वाले क्वेश्चन ज़्यादा हैं और 4 मार्क्स वाला क्वेश्चन एक ही बनेगा, व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र के बीच में अंतर। कल हम इस चैप्टर के क्वेश्चंस करेंगे, छोटे भी मतलब टिक मार्क वाले भी, रिक्त और फिल इन द ब्लैंक्स रिक्त स्थान वाले भी, और छोटे क्वेश्चन 2 मार्क्स वाले भी, 3 मार्क्स वाले भी और 4 मार्क्स वाले भी। कल उसी में एक क्लास करेंगे पूरी, जिससे कि आपका फर्स्ट चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे ही बने रहिए और करते रहिए। अगर कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, तो आप प्लीज़ कमेंट लिखिए, और अगर अच्छा लगे तो कॉम्प्लीमेंट भी लिखिए कमेंट में। और इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसे लाइक कीजिए। इससे मैं ये चाहती हूँ, मेरा मोटो ही ये है, मैं हर अपने वीडियो में यही कहती हूँ कि मेरा मोटो ये है कि ये हर बच्चे के पास पहुँच जाए ये वीडियो। मेरी कोशिश ये है कि मैं इकोनॉमिक्स जैसे सब्जेक्ट को, जो उसको लोग टफ मानते हैं, उसको और इजी करके पढ़ा पाऊँ। तो मेरी कोशिश यही है, आप इस कोशिश को आगे बढ़ाएं और इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जिससे सब बच्चों तक ये पहुंच जाए। और ये वीडियो सिर्फ RBSE 12th के लिए ही नहीं है फ्रूटफुल, बाकी सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए फ्रूटफुल है, क्योंकि मैं जो पढ़ा रही हूँ, हालांकि मिशन 2026 रखा है मैंने इस सीरीज़ का नाम, पर मैं जो पढ़ा रही हूँ वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को भी अपने माइंड में रखकर फिर पढ़ा रही हूँ। थैंक यू सो मच। फिर कल मिलते हैं।